आज की इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि बस एक पल के लिए हम अपने आसपास के सन्नाटे पर ध्यान दें। सन्नाटा। हाँ, कभी कभी उस सन्नाटे में एक अजीब सा भारीपन होता है। बिल्कुल। एक ऐसी खामोशी जिसमें ऐसा लगता है मानो मानो कोई अदृश्य चीज बस हमें देख रही हो। और यही वो एहसास है जो आज की हमारी इस खौफनाक और रहस्यमयी चर्चा का आधार है। सही कहा। हमारी इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने जो दस्तावेज और स्रोत हैं वे द स्पेक्टर ऑफ द ब्लैक स्टेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये महज कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक बिल्कुल खंडर हो चुके सरकारी स्कूल के इतिहास से निकाली गई एक सच्ची घटना का विश्लेषण है। एक ऐसी घटना जिसने उस पूरी इमारत को हमेशा के लिए एक डरावने अभिशाप में बदल दिया। और आज हमारा पूरा ध्यान उस हिस्से पर केंद्रित रहेगा जिसे जिसे लोग खौफ के मारे काली सीढ़ियां कहते थे। सीढ़ियां नाम सुनते ही एक सिहरन सी होती है। एक ऐसा रास्ता जहां आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ने का मतलब था किसी ऐसी दुनिया में कदम रखना जहां इंसानी नियम काम ही नहीं करते। बिल्कुल काम नहीं करते। आज का हमारा उद्देश्य यही समझना है कि आखिर उस मनहूस रात राहुल नाम के एक गार्ड के साथ ऐसा क्या घटा था। ऐसा क्या घटा जिसने उस जगह की दीवारों में हमेशा के लिए खौफ भर दिया। सच कहूं तो स्रोत के इन पन्नों को पढ़ते हुए भी मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। और आपका ये घबराहट महसूस करना बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वाकई। हाँ, जब हम किसी ऐसी घटना का विश्लेषण करते हैं जो हमारी सामान्य समझ से परे हो, तो हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम अपने आप एक अलर्ट मोड में चला जाता है। बचाव की मुद्रा में। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सिर्फ एक डरावनी घटना का विवरण नहीं है। ये इंसानी दिमाग की उस गहरी खाई की तरफ इशारा करती है जहां तर्क, विज्ञान और हमारी सारी समझ सब घुटने टेक देते हैं। एक पुराना सरकारी स्कूल, जरा उस जगह की बनावट की कल्पना करें। लंबी, खाली, गूंजती हुई दालानें, ऊंची छतें और वो काली सीढ़ियां। स्थानों की अपनी एक मेमोरी होती है। मनोविज्ञान और पैरानॉर्मल रिसर्च में अक्सर ये माना जाता है कि अत्यधिक खौफ या सदमे की घटनाएं किसी जगह की दीवारों में, वहां की हवा में एक ऊर्जा के रूप में कैद हो जाती हैं। और आज हम सिर्फ उस रात का घटनाक्रम नहीं खंगाल रहे। नहीं, हम उस खौफ का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्किटेक्चरल विश्लेषण कर रहे हैं जिसने एक स्वस्थ इंसान की रूह को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। यही बात इस घटना को इतना परेशान करने वाला बनाती है। तो कहानी की शुरुआत, या कहूं कि इस खौफनाक हकीकत की शुरुआत तब होती है जब राहुल नाम का एक नया गार्ड अपनी पहली शिफ्ट पर आता है। पहली रात? हाँ, पहली रात। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि राहुल उस स्कूल की उन काली सीढ़ियों के काले इतिहास से पूरी तरह अनजान था। उसे कुछ नहीं पता था? कुछ भी नहीं। एक इंसान रात के अंधेरे में अपनी ड्यूटी कर रहा है, ये सोचकर कि एक बहुत ही आम शांत रात होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। पहली ही रात उस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें आने लगती हैं। ऊपर की मंजिल से? हाँ, ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे हल्की हल्की खरोचने की आवाजें। दस्तावेजों में इस आवाज का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई अपने पैने नुकीले नाखूनों से कंक्रीट की दीवार पर कुछ खुरच रहा हो। कंक्रीट पर नाखून, ये बहुत ही चुभने वाली आवाज होती है। हम सबने कभी न कभी ब्लैक बोर्ड या खुरदरी दीवार पर नाखून रगड़ने की वो चुभने वाली आवाज सुनी है, पर यहाँ रात के उस घने सन्नाटे में तीसरी मंजिल पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। कोई भी नहीं। और फिर जब राहुल ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली तो वहां कंक्रीट को खुरचकर एक संदेश लिखा गया था। क्या लिखा था? वहां लिखा था, ऊपर मत आना। मौत की एक स्पष्ट भयानक चेतावनी। की आवाज। आखिर इंसान का दिमाग हाई पिच या खरचने वाली आवाजों के प्रति इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों देता है? विज्ञान कहता है कि ये हमारे आदिम पूर्वजों से जुड़ा है। अच्छा, यानी ये खतरे का सिग्नल है? बिल्कुल। ऐसी आवाजें अक्सर किसी शिकारी जानवर की चीख या खतरे के संकेत से मेल खाती हैं, इसलिए ये आवाज सुनते ही शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लगता है। लेकिन एक चेतावनी, ऊपर मत आना, इसके बावजूद वो ऊपर क्यों गया? जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है उस चेतावनी का असर। इसे मनोविज्ञान में रिएक्टेंस थ्योरी के जरिए समझा जा सकता है। रिएक्टेंस थ्योरी? हाँ,
जब इंसान की आज़ादी पर कोई पाबंदी लगाई जाती है तो उसका दिमाग उस पाबंदी को तोड़ने के लिए एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। एक स्पष्ट चेतावनी अक्सर एक भयंकर जिज्ञासा को जन्म दे देती है। एक मिनट, मैं रिएक्टेंस थ्योरी को समझ सकती हूँ, लेकिन रात के 2 या 3 बजे एक सुनसान स्कूल में खून जमा देने वाली खरोंच की आवाज के साथ दीवार पर लिखी चेतावनी। हाँ, कोई क्यों जाएगा? वही तो, कोई इंसान सिर्फ जिज्ञासा के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? क्या ये सिर्फ जिज्ञासा थी या कुछ और जो उसे उन सीढ़ियों की तरफ खींच रहा था? ये सवाल इस पूरी घटना की जड़ तक जाता है। सिर्फ जिज्ञासा इसका जवाब नहीं हो सकती। इसके पीछे कॉग्निटिव डिसोनेंस और डिनायल यानी सच्चाई को नकारने की प्रवृत्ति इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब उसका दिमाग उस खतरे को मान ही नहीं रहा था। बिल्कुल। जब कोई इंसान एक ऐसी स्थिति का सामना करता है जो उसके तर्क से बाहर हो, जैसे हवा में तैरती चेतावनी या अमानवीय आवाजें, तो उसका दिमाग उस अलौकिक सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। तो राहुल क्या सोच रहा होगा उस वक्त? राहुल का दिमाग शायद खुद को ये समझा रहा होगा कि ये कोई भूत नहीं है, ये कोई चोर या घुसपैठिया है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ड्यूटी की जिम्मेदारी। हाँ, ड्यूटी की जिम्मेदारी और उस खौफनाक सच्चाई को नकारने की ये जिद अक्सर इंसान को सबसे खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। उसे लगा कि वो एक भौतिक खतरे का सामना करने जा रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो एक ऐसी अमानवीय दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है जिसका विज्ञान में कोई वजूद ही नहीं है। और जैसे जैसे वो उन सीढ़ियों पर कदम बढ़ाता है, स्रोत सामग्री में जो दृश्य उकेरा गया है वो किसी भी इंसान का दम घुटने के लिए काफी है। हर एक कदम भारी रहा होगा, बहुत भारी। राहुल एक एक करके वे काली सीढ़ियां चढ़ रहा है और हर एक कदम के साथ उसे एक अजीब कंपा देने वाली ठंड महसूस होने लगती है। और ये कोई सामान्य ठंड नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक ये कोई मौसम की ठंड नहीं थी। ये वो ठंड थी जो सीधे हड्डियों के गूदे तक पहुंचती है, जहां सांसें हवा में सफेद धुएं की तरह दिखने लगती हैं। शरीर का तापमान तेजी से गिरना। हाँ, और फिर जैसे ही वो तीसरी मंजिल के करीब पहुंचता है, खौफ का एक नया खेल शुरू होता है। क्या हुआ? उसके हाथ में मौजूद टॉर्च अचानक अपने आप झिलमिलाने लगती है, फ्लिकर करने लगती है। रोशनी का जाना खौफ की सबसे पहली निशानी। रोशनी का वो टिमटिमाना, अचानक गहरा अंधेरा छा जाना और फिर कुछ सेकंड के लिए रोशनी आना। अंधेरे और रोशनी की इस आंख मिचौली के बीच अचानक ऊपर से किसी के बहुत तेजी से भागने की आवाज आती है। भागने की आवाज? तीसरी मंजिल पर? हाँ, भारी कदमों के दौड़ने की आवाज। राहुल दौड़कर तीसरी मंजिल के गलियारे में पहुंचता है, अपनी टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी वहां डालता है, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कोई इंसान नहीं। कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक पुराना भारी लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा था जो बिना किसी हवा के अपने आप जोर जोर से हिल रहा था। बिना हवा के? कोई हवा नहीं थी, लेकिन वो दरवाजा ऐसे चरमरा रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे झकझोर रही हो। इस दृश्य को अगर हम न्यूरोलॉजी और खौफ के चश्मे से गहराई से देखें तो ये इंसान के दिमाग को पूरी तरह से अपाहिज कर देने की एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया लगती है। अपाहिज कर देने की प्रक्रिया कैसे? देखिए, जब रोशनी अचानक छिनने लगती है तो इंसान की सबसे बड़ी जैविक ताकत, उसकी देखने की क्षमता, उससे छिन जाती है। वो अंधा महसूस करता है। हाँ। टॉर्च का झिलमिलाना महज एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये उस माहौल का, उस अदृश्य शक्ति का एक संकेत था कि अब उस जगह के भौतिक नियमों पर राहुल का कोई नियंत्रण नहीं है। और वो कदमों की आवाज और हिलता हुआ दरवाजा, वो भागने की आवाजें, फिर वो दरवाजा जो बिना हवा के हिल रहा था, ये फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों का सीधा उल्लंघन है। कॉज एंड इफेक्ट का टूटना। बिल्कुल। हमारा दिमाग कार्य और कारण के सिद्धांत पर काम करता है। हवा चलेगी तो दरवाजा हिलेगा, है ना? लेकिन जब कारण मौजूद न हो और केवल प्रभाव सामने हो तो दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तर्क के धागे टूटने लगते हैं, इंसान पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगता है। एक तरह से उसका दिमाग हार मान लेता है। हाँ, राहुल उस वक्त एक ऐसी अदृश्य सीमा रेखा पर खड़ा था जहां इंसानी दुनिया के नियम खत्म हो चुके थे। वो हिलता हुआ दरवाजा महज लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था, वो उस अज्ञात अमानवीय खौफ का प्रवेश द्वार था। और यहाँ से जो जानकारी हमारे स्रोतों से मिलती है वो इतनी डरावनी है कि किसी के भी रातों की नींद उड़ जाए। राहुल ने दरवाजा खोल दिया। उसने उस भयानक फैसले को अंजाम दिया। उसने उस चरमराते हिलते हुए दरवाजे को धकेलकर खोल दिया। अंदर का दृश्य, दस्तावेजों में इसे जिस तरह से बयां किया गया है वो दिल दहला देने वाला है। अंदर क्या था? दरवाजे के उस पार एक बहुत ही छोटा घुटन भरा कमरा था,
फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी थी और कमरा ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में, शायद अपनी जान बचाने के लिए, उसे अधूरा ही छोड़ दिया हो। जैसे कोई वहां से भागा हो। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज उस कमरे की दीवार पर थी। दीवार पर? हाँ, टॉर्च की रोशनी जब दीवार पर पड़ी तो वहां किसी छोटे बच्चे की उंगलियों से एक खौफनाक बात लिखी हुई थी, वो वापस आएगी। वो वापस आएगी। ये शब्द एक छोटे बच्चे की बेतरतीब लिखावट में, उस सुनसान आधी रात के घुटन भरे सन्नाटे में, ये पढ़कर ही एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। बिल्कुल। और इससे पहले कि राहुल इस खौफनाक चेतावनी का कोई मतलब निकाल पाता, अचानक उसके ठीक पीछे से, बिल्कुल उसकी गर्दन के इतने करीब कि उसे सांसें महसूस हो सके, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली फुसफुसाहट आती है। तू क्यों आया? ये फुसफुसाहट मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये खौफ का सबसे चरम बिंदु है। चरम बिंदु। हाँ, एक जोर की चीख डरावनी होती है, लेकिन एक फुसफुसाहट उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि वो बहुत करीब होती है। बिल्कुल। फुसफुसाहट का सीधा सा मतलब है कि जो भी खतरा है वो बहुत ही करीब है, वो इंसान की सबसे निजी सीमा, उसके पर्सनल स्पेस को पार कर चुका है। और वो दीवार पर लिखा संदेश, वो वापस आएगी। दीवार पर लिखा ये वाक्य एक निरंतर और कभी ना खत्म होने वाले खतरे का संकेत है। ये एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग का एक क्रूर उदाहरण है। माहौल खुद कहानी बता रहा था। हाँ, वो अधूरा कमरा चीख चीख कर ये बता रहा था कि जो कोई भी वहां पहले मौजूद था वो किसी अकल्पनीय दहशत का शिकार हुआ था। और फिर वो सवाल, तू क्यों आया? ये कोई सामान्य सवाल नहीं था। ये शिकार को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लेने के बाद एक शिकारी का खेला जाने वाला क्रूर मनोवैज्ञानिक खेल था। ये एहसास दिलाना कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसके बाद राहुल ने पीछे मुड़कर जो देखा, उसका वर्णन करते हुए भी मेरे शब्दों में भारीपन आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। स्रोत बताता है कि जब वो फुसफुसाहट सुनकर कांपते हुए पीछे पलटता है तो देखता है कि उन काली सीढ़ियों पर एक बच्ची बैठी है। एक बच्ची? रात के उस पैर? हाँ, लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी। उसका वर्णन किसी भी गहरे बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक है। उस बच्ची के बाल कमरे में। जरा इस बात की गहराई को समझें। रात का वो पहर, एक सूखा धूल भरा कमरा और वहां भीगे हुए बाल। उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, जैसे शरीर का सारा खून जम गया हो या किसी ने उसका गला घोंटकर उसे पानी में डुबो दिया हो। मौत का साक्षात रूप। और उसकी आंखें, उनमें पुतलियां नहीं थीं। वे आंखें जमे हुए खून जैसी सुर्ख लाल थीं। लाल आंखें। वो बच्ची राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि उस मुस्कान में इंसानियत का, किसी मासूमियत का कोई नामो निशान नहीं था। वो मुस्कान नहीं एक चेतावनी रही होगी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शैतानी, क्रूर इरादा छिपा था। वो बच्ची बहुत ही धीमी, बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहती है, नीचे मत जाना, तुम अभी मेरे साथ हो। खौफनाक। और उसके तुरंत बाद उस बच्ची के मुंह से हवा को चीरती हुई एक इतनी भयानक और तीखी चीख गूंज उठती है जिसने उस पूरी इमारत की नींव हिला दी। चीख ने राहुल को तोड़ दिया होगा। राहुल वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। उसका दिमाग चीख रहा था कि दौड़ो, लेकिन खौफ के मारे उसकी टांगें जमीन से चिपक कर रह गईं। उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। इस पूरे दृश्य में जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली बात है वो है इसका विरोधाभास। विरोधाभास, जैसे एक बच्ची और खौफ। बिल्कुल। इंसानी दिमाग एक छोटी बच्ची को मासूमियत, सुरक्षा और कमजोरी का प्रतीक मानता है, लेकिन जब उसी मासूम रूप में कुछ इतना विकृत, इतना अमानवीय नजर आता है, जैसे मौत का प्रतीक वो नीला चेहरा और शैतानी शक्ति का प्रतीक वो खून सी लाल आंखें, तो दिमाग उस विरोधाभास को झेल नहीं पाता। वो समझ ही नहीं पाता कि प्रतिक्रिया क्या दे। हाँ, मनोविज्ञान में इसे अनकैनी वैली का सिद्धांत कहा जाता है। इवोल्यूशन के अनुसार हमारा दिमाग इंसानी चेहरों को पहचानने के लिए बहुत बारीकी से ट्यून किया गया है। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती तो है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा होता है जो गलत या बीमार होता है, जैसे नीला पड़ जाना या अप्राकृतिक मुस्कान, तो हमारा दिमाग तुरंत उसे एक भयंकर खतरे के रूप में पहचानता है और दूर भागने का सिग्नल देता है। लेकिन राहुल भाग नहीं पाया। राहुल भाग नहीं पाया क्योंकि अत्यधिक खौफ में शरीर का फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स काम करता है। यहाँ राहुल फ्रीज हो गया था। हाँ, यहाँ राहुल का नर्वस सिस्टम फ्रीज यानी सुन्न हो जाने की स्थिति में चला गया था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बताता है कि जब कोई शिकार ये समझ लेता है कि शिकारी बहुत ताकतवर है और भागने से शिकारी की नज़र तुरंत उस पर पड़ेगी, तो शरीर अपने आप लकवाग्रस्त हो जाता है।
ये उम्मीद करते हुए कि शायद खतरा उसे अनदेखा कर दे। बिल्कुल, राहुल का शरीर उस खौफनाक सच्चाई के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था। ये वैज्ञानिक विश्लेषण उस खौफ को और भी ज्यादा गहरा कर देता है कि इंसान का अपना ही शरीर उसके खिलाफ काम करने लगता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह राहुल मिला। हाँ, जब दिन का उजाला हुआ और स्कूल का अन्य स्टाफ वहां पहुंचा तो उन्होंने राहुल को उन्हीं मनहूस काली सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसकी हालत कैसी थी? उसे तुरंत वहां से खींचकर बाहर निकाला गया और होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन होश में आने के बाद जो इंसान उठा वो राहुल नहीं था। मानसिक रूप से वो टूट चुका था। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डरावना सूनापन था जो किसी खाली दीवार को घूर रहा था। ट्रॉमा का असर। और उसके मुंह से बस एक ही बात, एक ही वाक्य बार बार निकल रहा था, काली सीढ़ियों पर कोई रहता है, वो मर चुकी है पर तुम्हारे चढ़ने का इंतजार करती है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने एक इंसान के पूरे वजूद को निगल लिया था। राहुल का ये आखिरी बयान इस बात का गवाह है कि जो सदमा उसने झेला वो उसके अवचेतन मन में इतनी गहराई तक बैठ गया कि उसकी सामान्य सोचने समझने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो मर चुकी है पर तुम्हारे चढ़ने का इंतजार करती है। यह एक बहुत ही गहरी और रूह कंपा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि वो अदृश्य शक्ति, वो नीले चेहरे वाली अमानवीय सत्ता सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी। उसका अस्तित्व ही लोगों के खौफ और उनके वहां आने पर टिका है। वो इंतजार करती है। इंतजार करना एक बहुत ही सचेत और इरादतन क्रिया है। यानी वो जानबूझकर शिकार का इंतजार करती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वो जगह महज एक खाली इमारत नहीं है, बल्कि वो शिकारियों द्वारा बिछाया गया एक जाल है। वर्तमान की खौफनाक स्थिति पर अगर हम गौर करें तो स्रोत से पता चलता है कि इस घटना के बाद वो स्कूल आज भी पूरी तरह से बंद है। आज भी बंद है। हाँ, समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना ने उस जगह को एक अविशप्त स्थान मान लिया है और उसे पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बंद स्कूल तक सीमित नहीं रहती। हाँ, कुछ और भी है। और शायद स्रोत का यही हिस्सा इस पूरी चर्चा का सबसे खौफनाक मोड़ है। क्या? स्कूल बंद है, चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, दिन के उजाले में भी कोई वहां फटकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दस्तावेजों से हमें एक और रहस्य का पता चलता है। कैसा रहस्य? सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आज भी रोज रात के ठीक 3 बजे, रात के 3 बजे, हाँ, उस आखिरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे का वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये बहुत ही... सोचिए, एक सुनसान खंडहर हो चुका स्कूल जहां मीलों तक कोई इंसान मौजूद नहीं है, और रात के ठीक 3 बजे उस घने घुटन भरे सन्नाटे के बीच दरवाजे के चरमराने की और धीरे धीरे खुलने की वो भारी आवाज गूंजती है। इस बात की कल्पना ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। रात के 3 बजे का ये समय ऐतिहासिक और पैरानॉर्मल विज्ञान में हमेशा से बहुत महत्व रखता है, जिसे डेविल्स आवर भी कहते हैं। बिल्कुल। इसे दुनिया भर की मान्यताओं में द विचिंग आवर या डेविल्स आवर कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये वो समय होता है जब इंसान का शरीर और उसका नर्वस सिस्टम अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। सबसे कमजोर। लेकिन पैरानॉर्मल मान्यताओं के अनुसार ये वो समय है जब हमारी जीवित दुनिया और उस अदृश्य अंधेरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा पतला हो जाता है। रात के 3 बजे ही उस दरवाजे का खुलना ये कोई मौसम का खेल या संयोग नहीं हो सकता। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो शक्ति, वो खौफ आज भी उस इमारत में जिंदा है। वो सोई नहीं है। दरवाजा खुलने का सीधा सा अर्थ है कि कुछ है जो उस कमरे की कैद से बाहर आ रहा है। ये तथ्य इस घटना को अतीत के पन्नों से निकालकर एक जीवंत, धड़कते हुए वर्तमान के खौफ में बदल देता है। तो अब समय आ गया है कि हम अपनी इस गहरी घबराहट को समेटते हुए इस बेहद डरावनी चर्चा का समापन करें। मुझे भी लगता है हमें यहाँ रोकना चाहिए। आज हमने द स्पेक्टर ऑफ द ब्लैक स्टेयर्स के दस्तावेजों से उस खौफनाक सच को गहराई से समझा है। हमने उन मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण किया, दीवार पर पैने नाखूनों से खुरच कर लिखी गई वो मौत की चेतावनी, ऊपर मत आना, वो अधूरा धूल भरा कमरा, खून जैसी लाल आंखों और नीले चेहरे वाली वो खौफनाक बच्ची जिसका मुस्कुराना इंसानियत से परे था, और राहुल का वो आखिरी संदेश
कि वो तुम्हारे चढ़ने का इंतजार करती है। एक ऐसा सच जो भुलाया नहीं जा सकता। ये पूरी घटना महज एक गार्ड की बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि ये उस अंधेरे से रूबरू होना था जिसे विज्ञान भी नकारना चाहता है। और इस खौफनाक विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक उभर कर आता है वो ये है कि कुछ चेतावनियों को कभी भी किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ऊपर मत आना महज एक वाक्य नहीं था, ये एक श्राप था। एक ऐसी रेखा थी जिसे पार करने का मतलब था अपनी जान और अपनी दिमागी शांति को हमेशा के लिए उस अंधेरे के हवाले कर देना। जब हमारी छठी इंद्रिय हमसे कुछ कह रही हो तो हमें सुनना चाहिए। हाँ, जब आसपास का माहौल वो सन्नाटा और इंसान की अपनी सिक्स्थ सेंस चीख चीख कर कह रही हो कि कुछ बहुत ही गलत है, तो हमें रुक जाना चाहिए। राहुल ने वो रेखा पार कर दी। राहुल का उस चेतावनी को पार करना मानवीय जिज्ञासा की सबसे भयंकर कीमत थी। ये घटना हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना चाहिए। हर बंद दरवाजे को खोलना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई जानने लायक सच्चाई नहीं होती। कुछ दरवाजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफनाक और अमानवीय सन्नाटा होता है। यहाँ से जो तस्वीर बनती है वो ये साबित करती है कि डर सिर्फ दिमाग की कोई उपज नहीं है। कभी कभी ये एक नीरे चेहरे वाली बच्ची का रूप लेकर सीढ़ियों पर इंतजार भी कर सकता है। लेकिन इस चर्चा को पूरी तरह खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद आज रात सुनने वालों में से किसी को सोने ना दे। वो क्या? स्रोतों के अनुसार हर रात ठीक 3 बजे उस बंद स्कूल के उस खौफनाक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। दरवाजा खुलता है? लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचने की जहमत उठाई है कि जब रात के उस भयानक सन्नाटे में वो दरवाजा खुलता है तो उस अंधेरे कमरे से बाहर क्या आता है? क्या वो बाहर आने वाली चीज सिर्फ उस बंद स्कूल की बाउंड्री वॉल तक ही सीमित रहती है? ये सोचकर ही डर लगता है। या फिर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, वो अंधेरा वहां से निकलकर बाहर की दुनिया में घूमने लगता है? क्या पता वो खौफ सिर्फ उस स्कूल तक ही सीमित ना हो? क्या पता किसी रात ठीक 3 बजे वो हमारे अपने घरों की सीढ़ियों पर भी हमारा इंतजार कर रहा हो?